देखिए, इससे पहले हम लोग कल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई लाइट का रे किसी शाइनी या स्मूथ सरफेस से टकराती है, जैसे मान लीजिए ये अगर मेरा मिरर होगा, ये अगर मेरा पॉलिश्ड सरफेस होगा, मिरर होगा, और इससे अगर लाइट की रे टकराएगी तो टकराने के बाद उसी मीडियम में अगर लाइट की रे वापस आती है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट की किरण किसी शाइनी या स्मूथ सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में फिर से वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और कल बोले थे कि रिफ्लेक्शन में कुछ लॉ है, मेनली ये दो लॉ है। देखिए कौन कौन से लॉ है। तो पहला लॉ को समझते हैं क्या है। तो पहला लॉ बोलता है, ऊपर में हेडिंग लिखिए फ्रेश पेज में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कल जो डायग्राम बनाए थे उसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं एक बार समझने के लिए। तो ये हो गया आपका ए बी। ए बी क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें से एक हम इंसिडेंट रे प्लॉट किए थे। ये मान लीजिए मेरा इंसिडेंट रे है जो इस ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, कुछ एंगल से हो रहा है। इस रे का नाम दिए थे पी क्यू, इसका नाम दिए थे पी क्यू। अब क्या किए थे? Q इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे रे पी क्यू इंसिडेंट कर रहा है उस पॉइंट का नाम है Q। तो Q का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग Q पे 90 डिग्री डालते हैं, तो स्केल के हेल्प से हम लोग Q पे 90 डिग्री डाल देते हैं। Q पे 90 डिग्री डाल दिए, और ये जो 90 डिग्री है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उसका नाम दिए थे कल N1 N2। ये क्या है? नॉर्मल है। अब हमको रिफ्लेक्टेड रे प्लॉट करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगा। ये तो जरूर जानते होंगे, ये तो जरूर इससे मिल जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या है। ये जरूर मीडियम के अंदर नहीं घुसेगा, ये इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये रे ऐसे आया, यहां से टकराया, उस पर अंदर नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? इधर मुड़ जाएगा, उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाएगा। ये अंदर नहीं घुसेगा, इस मीडियम के अंदर नहीं घुसेगा। ये ए बी सरफेस में टकराया, टकराने के बाद उधर ही लौट जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें भी वैसे ही होगा। तो देखिए, तो ये जो एंगल है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, इसको क्या बोले थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। पहला लॉ बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये हमेशा बराबर होगा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब आर के बराबर। और आई को कहां से नापेंगे? नॉर्मल से। आर को भी कहां से नापेंगे? नॉर्मल से। तो अगर मान लीजिए पी क्यू एन1 एंगल मेरा है 30 डिग्री, तो वही एंगल यहां भी हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब N1 Q और R जो बनाएंगे वही 30 डिग्री का ही बनेगा। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री हम नाप लिए, तो इसी 30 डिग्री को यहां रख के फिर खींच देना है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही आपका होगा क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबको क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ये आपका जो एंगल हुआ और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये पी क्यू आर एक रे है जिसमें से पी क्यू आपका इंसिडेंट रे है, क्यू आर आपका रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल पी क्यू एन वन एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल N1 QR एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ आपको क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle of incidence is always equal to angle of reflection. That means इसके नीचे क्या लिख सकते हैं? इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? PQN1। Therefore एंगल PQN1 बराबर किसके होगा? एंगल N1QR के। N1QR यही तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस PQN1, और यही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन N1QR। अब देखिए PQN1 का हम सिंबॉलिकली फॉर्म में क्या लिखे हैं? I। तो यहां से क्या आएगा? देयरफॉर I बराबर का बराबर दे दिए, और N1QR, ये N1Q और R ये कौन सा एंगल है? R। तो R लिख दिए, तो क्या आ गया? I बराबर R। ये मेरा क्या है? ये है मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, और ये सब सारा का नोट्स हम लिख के भेज दे रहे हैं अभी तुरंत पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ को देखिए क्या है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, और सेकंड लॉ को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्या है, देखिए सेकंड लॉ को समझते हैं क्या है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में जानते हैं, उसको प्रैक्टिकली समझिए। देखिए मान लीजिए ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कार्डबोर्ड लिए हैं, ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम क्या कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे डाल रहे हैं। जो ग्रीन पेन है मेरा, ये मान लीजिए मेरा इंसिडेंट रे है, इसका मैं डाल दी। ठीक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए कोई मिरर है जिसमें से पॉलिश किया हुआ सरफेस नीचे है और रिफ्लेक्शन वाला सरफेस ऊपर है, तो यहाँ हम इंसिडेंट रे डाल दिए, ये तो अंदर घुसेगा नहीं, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, जैसे अभी डायग्राम बनाए थे, तो ये हम इंसिडेंट रे डाल दिए। अब क्या कर रहे हैं, हमको रिफ्लेक्टेड रे बनाना है फर्स्ट लॉ का हेल्प से। तो रिफ्लेक्टेड रे जैसे ही बनाना है तो क्या करना है, हमको पहले नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक पेन है मान लीजिए मेरा नॉर्मल है, यहाँ पर हमें नॉर्मल बैठा दी, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, ये सरफेस को हम ऐसे बना रहे हैं, ये सरफेस है, ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये मेरा नॉर्मल ऐसे, और इसके बीच का जो एंगल है मतलब ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही मेरा क्या है, आई एंगल। इसको दिखाए हैं हम ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से, और इसको दिखाए हैं हम ब्लैक पेन से। अब हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाना है, तो एंगल ऑफ, अगर इंसिडेंस मान लीजिए मेरा 45 है, मान लीजिए इस केस में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो अगर 45 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा 45 ही होगा। ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। लेकिन 45 डिग्री कैसे होगा उसको समझिए, 45 डिग्री कैसे होगा उसको समझिए थोड़ा सा। तो 45 डिग्री हम इस ब्लैक पेन से बनाना है हमको, तो हम 45 डिग्री हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए ऐसे बना दिए, ऐसे करके। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। हम 45 डिग्री ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे देखिए आगे तरफ से। ये ब्लैक पेन और पेंसिल के बीच का हमको एंगल 45 बनाना है, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। पीछे से हमको दो ही चीज करना है, इस 90 से ये वाला रे को 45 बनाना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में समझना है, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं, बोर्ड में संभव नहीं है समझाना। देखिए तो हम ये देखिए, ये भी 45 है, ये ब्लैक पेन और पेंसिल के बीच में, ये भी 45 है, ब्लैक पेन पेंसिल के बीच में, ये भी 45 है। तो चारों तरफ 45 डिग्री बना सकते हैं ये वाला पूरा। लेकिन इसमें से किस 45 को लेना है, तो लॉ बोलता है कि उसी 45 डिग्री को लीजिए जिसमें कि, जो कि देखिए क्या बोल रहा है, तो लॉ बोलता है कि उसी 45 डिग्री को लीजिए जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के प्लेन में लाई करेगा। तो हम इंसिडेंट रे लिए हैं, नॉर्मल लिए हैं, दोनों को मिला के एक प्लेन बना दिए। ये दोनों को मिला के क्या कर दिए, प्लेन बना दिए, प्लेन सरफेस बना दिए। अब इसी प्लेन में मेरा 45 डिग्री लाई करेगा, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये मेरा 45 डिग्री है। ये कहां होगा, इसी प्लेन में होगा। और अभी ये इसका एक ही वैल्यू होगा क्योंकि प्लेन तो एक ही है। ये ना तो ऐसा होगा ना तो ऐसा होगा 45। ये 45 कहां होगा, इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा ये वाला। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, लेकिन कहां होगा, एक प्लेन में। और प्लेन में कौन कंटेन करेगा, इंसिडेंट रे रहेगा, नॉर्मल रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे रहेगा इसी प्लेन में। तो सेकंड लॉ क्या हुआ, सेकंड लॉ हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द सेम प्लेन। मतलब तीनों को मिलाकर क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ये देखिए एक ही प्लेन है आपका, ये तीनों मिलाकर क्या है, एक ही प्लेन में है, एक ही सतह में है। ठीक, तो यही सेकंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको लिख लेते हैं सेकंड लॉ। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं निकलेगा, अंदर नहीं घुसेगा। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का जो प्लेन है
उसी प्लेन में होगा, मतलब इसी बोर्ड में होगा, ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, ये अंदर भी नहीं घुसेगा, ठीक है, इसी प्लेन में होगा। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब तो पहले भी पढ़ चुके क्लास 10 में, लेकिन अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए, इसे हम लिख दिए, समझा दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कल जो हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े थे, उस एंगल ऑफ डेविएशन का एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर में, तो ऊपर में क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय एन इंसिडेंट रे व्हेयर इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फिर से क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय एन इंसिडेंट रे where it is incident at an angle 30 degree on the reflecting surface। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, और इंसिडेंट रे का एंगल क्या क्या दिया हुआ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, देखिए तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि आपका जो इंसिडेंट डेल्टा निकालना है, मतलब समझ लीजिए इसको डायग्राम के हेल्प से। ये आपका सेपरेटिंग मीडिया है, ये आपका इंसिडेंट रे है। अगर ये सेपरेटिंग मीडिया नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसा चला जाता पूरा, लेकिन चूंकि है तो ये रिफ्लेक्शन करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे जाएगा। तो कितना डिग्री से ये मुड़ के गया, और जितना डिग्री से मुड़ के गया उसी का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितना डेविएट किया, मतलब इसका ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ में जितना डिग्री का फर्क है उसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्वेश्चन में दिया है कि इंसिडेंट रे का वैल्यू, मतलब नॉर्मल ये है आपका, और इस नॉर्मल से जो एंगल होता है ये कितना दिया है 30 डिग्री। तो आपको ये डेल्टा निकालना है कि डेल्टा क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं। कल एक फॉर्मूला पढ़े थे डेल्टा निकालने का, क्या था कि सिंस डेल्टा बराबर कितना 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कल फॉर्मूला को देखे थे। अब देखिए गिवन कंडीशन आपका क्या है, तो गिवन है आपका I बराबर कितना, I बराबर 30 डिग्री, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी देखें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इस दुनिया में कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा क्या ट्रू होगा, I बराबर R। ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल I बराबर एंगल R, और एंगल I 30 डिग्री दिया है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30। तो यहां से हमको I मिल गया 30 डिग्री जो दिया हुआ था, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मतलब फर्स्ट लॉ का हेल्प से हम क्या बोल रहे हैं, R भी कितना होगा 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री। और जैसे ये मिल गया तो इस फॉर्मूला में डाल देंगे, देखिए I का वैल्यू 30 प्लस का प्लस दे देंगे, R का वैल्यू 30 डाल देंगे, कितना होगा 30 प्लस 30 60, तो 180 माइनस 60 कितना होगा 120, आंसर हो जाएगा डेल्टा। अब यहां से लिखेंगे देयरफॉर क्या, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 कितना 60 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना 120 डिग्री। ये 120 डिग्री क्या बन गया, आंसर हो गया मेरा, डेविएशन जो है डेल्टा आया। तो नीचे में लिखेंगे फाइनल रिजल्ट कि देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन, Therefore, एंगल ऑफ डेविएशन को मान के लिखेंगे क्या, डेल्टा बराबर कितना 120 डिग्री। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर हो गया, डेल्टा बराबर कितना है 120 डिग्री। इसको पहले देख लीजिए और फिर हम इसका नोट्स भेज देंगे, उसके हेल्प से नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, समझ में भी आएगा। पहले इसको देख लीजिए और फिर जो नोट्स भेजेंगे उसके हेल्प से नोट्स बनाइए, सारा ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, देखिए आपका दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक लाइट है, वो कहां से कहां जा रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, सुनिए। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब एक लाइट है, ये मान लीजिए सेपरेटिंग मीडिया है, ऊपर है एयर और नीचे है ये कांच का बना हुआ, ये है आपका ग्लास। तो लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रही है कोई लाइट की रे। Which of the following quantity does not change,
तो ये जो लाइट जा रही है, लाइट प्रकाश की किरण जा रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, तो लाइट का क्या चीज चेंज नहीं करेगा। लाइट का बहुत प्रॉपर्टी है, जैसे लाइट का एम्पलीट्यूड होता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है, लाइट का वेवलेंथ होता है, लाइट का वेलोसिटी होता है। तो जैसे एयर से वाटर में गया तो क्या चीज चेंज नहीं करेगा, वही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या चीज चेंज नहीं करेगा, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। नंबर ए है आपका वेलोसिटी, नंबर बी जो ऑप्शन है वो है आपका वेवलेंथ, नंबर सी जो ऑप्शन है वो है आपका v बाय लेमडा, और v बाय लेमडा को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और नंबर डी है आपका नन ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों में कुछ नहीं होगा, तीनों गलत है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा। देखिए कल हम एक कंसेप्ट बताए थे आप लोग, उसी का हेल्प से क्वेश्चन बनेगा और बनना चाहिए। देखिए कल हम बताए थे क्या कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेमडा के। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक ठीक, तो इसका और क्या लिख सकते हैं कि v बराबर न्यू इनटू लेमडा, जहां पर न्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी न्यू का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसी न्यू का नाम है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हम अगर न्यू निकालना चाहते हैं तो न्यू कितना आएगा मेरा, न्यू आएगा v बाय लेमडा। देखिए v और न्यू का सिंबल लगभग एक जैसा होता है, लेकिन पूरा पूरी तो एक नहीं होता है, सीख लीजिए इसको। न्यू को लिखेंगे थोड़ा ऐसा करके, ये हो गया न्यू जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, और v हुआ जो वो v एकदम स्ट्रेट v है, ये हो गया न्यू, ये हो गया v। सिंबल में कंफ्यूजन मत रखिए, नहीं तो फिर आपको लिखने में और पढ़ने में दोनों में दिक्कत होगा। ठीक ठीक, तो ये क्या आ गया, न्यू बराबर v बाय लेमडा। न्यू क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा था कि अगर कोई लाइट एयर से लेके वाटर में जा रहा है, ये एयर है ये वाटर है, तो इसमें से कौन सा चीज चेंज नहीं करेगा। तो हम कल बताए थे कि जब तक एक सोर्स का लाइट प्रेजेंट है तो उस सोर्स में वो कहीं भी जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, v बाय लेमडा, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो लाइट एयर से वाटर जाए, वाटर से ग्लास जाए, ग्लास से कहीं भी जाए, ऑयल जाए, मरकरी में जाए, कहीं भी जाए, ये क्या चीज चेंज नहीं करेगा, उसका फ्रीक्वेंसी। लाइट का फ्रीक्वेंसी तभी चेंज करेगा जब मान लीजिए यहाँ जो बल्ब लगा हुआ है, हम उस बल्ब को हटा के दूसरा बल्ब लगाएंगे। अगर जो बल्ब एक लगा हुआ है पहला बल्ब, वो बल्ब जब तक जलता रहेगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट करते रहेगा। जब हम उस बल्ब को हटा देंगे, उसके अलावा दूसरा बल्ब लगाएंगे, तब नया फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक, तो एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट हमेशा निकलते रहेगा एक सोर्स से। तो इसमें तो सोर्स एक ही है, सोर्स चेंज करने का बात किया नहीं है, इसलिए एयर से वाटर जो लाइट जा रहा है उसमें क्या चीज चेंज नहीं होगा, तो उसमें आपका फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर में क्या लिखिएगा, v बाय लेमडा फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, और ये कहीं भी चेंज नहीं करता। सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसको भी हम लिख के भेज देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है आपका, अब देखिए कल आपको बताए थे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो दो तीन केस में हो सकता है। मान लीजिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसका हम नाम लिए थे ए बी, और वन नहीं लिखेंगे तो जानते हैं। ठीक, तो कल हम देखे थे कि ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे मतलब कुछ एंगल बना के, ये PQ था, ये कुछ एंगल बना के इंसिडेंट हो रहा है। और एक क्या केस बोले थे कि लाइट ऐसे भी आपका इंसिडेंट कर सकता है 90 डिग्री, मान लीजिए लाइट ऐसे गिरा 90 डिग्री ऐसे। और तीसरा केस एक हो सकता है कि लाइट इसके सरफेस से टच करते हुए जा रहा है, देखिए कैसे, ये ऐसे, ये तीन केस में हो सकता है। एक कुछ एंगल बना के आ रहा है, एक 90 डिग्री पे गिर रहा है, और एक सरफेस से टच करते हुए जा रहा है। तो ये वाला केस तो हम लोग देख चुके थे कि कुछ एंगल से आ रहा है तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते थे सारा। अब इसमें लिखिए कि अगर 90 से लाइट गिरेगा तो क्या होगा, और हर जगह चाहे लाइट किसी भी एंगल में गिरे सरफेस पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू होगा। अब हम उस केस को देख रहे हैं जब कोई सरफेस है, मान लीजिए ये वाला, और इस सरफेस में क्या हो रहा है, लाइट 90 डिग्री में गिर रहा है। ये सरफेस है आपका, ये सरफेस में लाइट आपका 90 पे गिर रहा है, तो लाइट ऐसे गिरेगा, ये 90 डिग्री ऐसे गिर रहा है। सरफेस के साथ जो एंगल है वो 90 है, ठीक है, लाइट ऐसे गिर रहा है। अब इसमें एक चीज बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। ये जो लाइट ऐसे गिर रहा है 90 पे सरफेस के साथ, ये आपका सरफेस है, इसका मैं भी नाम दिए थे। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इस रे का, तो अगर आप लोग बोलिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो गलत है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से कहां को बोलते हैं,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलते हैं, ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इस रे का इंसिडेंट रे कौन है, तो ये वाला रे इंसिडेंट रे है, इसका नॉर्मल कौन है, तो नॉर्मल भी तो वही है, सरफेस पे नॉर्मल, तो सरफेस पे नॉर्मल देखिए कैसा होगा, तो ये सरफेस पे नॉर्मल होगी ऐसे। ये इंसिडेंट रे, जैसे इस केस में इंसिडेंट रे कौन था, ये वाला इंसिडेंट रे था, ये वाला, और नॉर्मल था ये वाला, दोनों के बीच में एंगल हो गया आई। इस केस में इंसिडेंट रे कौन है, जो दिया हुआ पिंक कलर का चौक से जिसको लिखा है, और नॉर्मल कौन होगा, तो नॉर्मल यहीं पर होगा, सरफेस पे नॉर्मल ये है, और दोनों के बीच में एंगल कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, 0 डिग्री। ये रे सरफेस के साथ 90 बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी को बोलते हैं जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो इसमें इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, तो नॉर्मल का होगा, तो नॉर्मल भी ऐसे ही होगा, दोनों का बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो इसलिए इस केस में आई का वैल्यू कितना होगा, इस केस में आई का वैल्यू होगा कितना, 0 डिग्री। और अगर आई का वैल्यू 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आर कितना होगा, तो आर भी 0 होगा, क्योंकि आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना होगा, 0 होगा। और हम इससे और चीज निकाल सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा कैसे आएगा, तो वही फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, ये तो फॉर्मूला यूज किए थे, यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, आई का वैल्यू भी 0 प्लस आर का वैल्यू भी 0, 0 प्लस 0 0 हो गया, तो डेल्टा कितना आ गया, डेल्टा आ गया आपका 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई लाइट को हम ऐसे स्ट्राइक करा रहे, ऐसे अगर मान लीजिए कोई लाइट को थ्रो कर रहे, तो वो लाइट कैसे घूम के आएगा, इधर उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। कोई लाइट मान लीजिए ऐसे जा रही है, वो 180 में रोटेट करने का मतलब क्या है, वो ऐसे आएगी, उल्टा आएगी। तो ये जो लाइट यहाँ स्ट्राइक किया, ये लाइट का डायरेक्शन क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस लाइट का डायरेक्शन अपना रिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका ये वाला, मतलब ये ऊपर उसी पाथ में वापस चला जाएगा, 180 से मुड़ के, 180 डिग्री से मुड़ के नीचे आ रहा था वो ऊपर चली जाएगी। मान लीजिए वो लाइट ऐसे जा रही है, वो ऐसे आ जाएगी, इसी लाइन में आ जाएगी, इधर नीचे भी नहीं होगा, इसी लाइन में यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे जा रही थी तो ऐसे आ जाएगा। अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है तो वो लाइट इसी पाथ में मुड़ के ऐसे आ जाएगी, लेकिन कब, जब ये किसी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को 90 डिग्री में स्ट्राइक करेगा तब, ठीक। और 90 डिग्री क्या बोलते हैं, नॉर्मली, तो इसका हम लिख के आपको भेज देंगे नोट्स, पहले समझ लीजिए इसको। तो व्हेन अ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट रिबाउंड्स बैक इन द सेम मीडियम विथ 180 डिग्री डेविएशन, मतलब 180 डिग्री मुड़ के ये उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाती है, ठीक। अगर कोई लाइट 90 डिग्री से किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो ये 180 डिग्री से मुड़ के उसी मीडियम में, उसी पाथ में फिर से वापस आ जाती है। देखिए इसके बाद आपको समझना है दो टर्म, पहला का नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का हिंदी मतलब है वस्तु। तो रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। क्या लिखेंगे, इट इज मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से दो लाइट की किरण, दो या बहुत से ज्यादा ऐसे निकलेगी, तो इसको अगर हम बैक ट्रेस करेंगे तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे से जो निकल रहा है वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसको डायग्राम में इसके बाद बनाकर दिखाएंगे, इसके बाद अलग टर्म है उसको समझिए, फिर इसको डायग्राम में बनाकर दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए इट इज द ऑब्जेक्ट का, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे जहां कट करता है वही ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होता है। और एक टर्म है इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं हिंदी में। इमेज क्या है, तो ऐसे ही है लेकिन वह रिफ्लेक्टेड रे को कट करना है, तो इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जिधर हम इसका शेडो बनाते हैं मतलब पेंटिंग करते हैं उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसके आगे से रिफ्लेक्शन होगा। पॉलिश कहाँ रहता है, आगे में, और सिल्वरिंग कहाँ क्या रहता है, पीछे में। जैसे मिरर का, अगर मिरर टूटेगा तो देखिएगा पीछे साइड में उसका ऑरेंज कलर का या कोई भी ब्लू कलर का एक कलर जैसा दिखता है। तो जिधर से कलर जैसा दिखता है उधर से हमको हमारा चेहरा नहीं दिखता है, उसके आगे से चेहरा दिखता है।
तो ये वाला क्या है, एक कलर की और पीछे साइड, और आगे साइड से क्या है, चेहरा दिखेगा। तो इसका स्मूथ सरफेस कौन है, आगे में। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, आगे साइड में, पीछे में कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पीछे में कलर किया रहता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो अलग कहीं जगह सोर्स ऑफ लाइट होगा, यहां से टकराएगा ऑब्जेक्ट से और बहुत सारा रे निकलेगा। हम अपना काम का जो रे हम उसको ले रहे हैं। मान लीजिए एक रे ऐसे निकलेगा, स्ट्राइक करेगा यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे निकल जाएगा ये। ठीक, यहाँ 90 बनाएंगे अगर नॉर्मल, ये वाला मान लीजिए, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होगा। और भी रे निकलेंगे, हम और एक रे को मान लीजिए ले रहे हैं, ऐसे निकलेगा कोई रे, ये भी यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ऐसे निकल जाएगा। ये ऐसे किया, ये ऐसे आ गया। यहाँ भी 90 बनाएंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज ध्यान देना है। पहला कि ये जो रे, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे को हम जब बैक ट्रेस करते हैं, इसको पीछे लाएंगे, इसको भी पीछे लाएंगे, तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। वही लिखे हैं, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इसमें ऑब्जेक्ट में। तो इंसिडेंट रे को जहां मिलता है वहां क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेगा वहां क्या होगा, इमेज बनेगा। लेकिन ये कहीं मिलेगा, एक इधर जा रहा फैलते हुए, एक इधर जा रहा फैलते हुए, दोनों ऐसे बढ़ रहा है, ये तो कहीं मिलेगा नहीं। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो इसको पीछे खींच सकते हैं हम। तो हम इसके बैठा के इसको पीछे खींचेंगे, ऐसा करके इसको पीछे खींचेंगे, डॉट डॉट करके पीछे में सला दी, पीछे तो खींच ही सकते हैं। और ये जो रे है इसको भी पीछे खींचेंगे, ऐसा करके इसके बैठा के। ठीक, तो क्या दिख रहा है कि जैसे ये दो रिफ्लेक्टेड रे को हमको जहां मिलेगा वहां इमेज बनेगा। लेकिन ये चूंकि ये सब फैलते जा रहा है, ये रे और ये वाला रे रिफ्लेक्टेड रे, ये कहीं मिलेंगे नहीं। तो हम इसको बैक ट्रेस किए, पीछे लाए, तो क्या देखे कि यहां पर मेरा मिला, या मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ क्या बनाएगा, आपका इमेज बनाएगा। यहाँ क्या बनाएगा, इमेज। और जहां पर इंसिडेंट रे दोनों मिल रहा था बैक ट्रेस करने से, वहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु रहेंगे। मान लीजिए ग्लास कोई ऑब्जेक्ट है, या फुटबॉल रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ है, इसका ये ऑब्जेक्ट और इमेज ये। इमेज कहां बन रहा है, या बनता हुआ दिख रहा है। तो इमेज आपका मिरर के पीछे बनता हुआ दिख रहा है। तो वैसा इमेज जो मिरर के पीछे बनता है और डॉटेड लाइन को मिलाने से बनता है, मतलब ओरिजिनल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में कट नहीं कर रहा, हम उसको जब बैक ट्रेस कर रहे हैं पीछे रिफ्लेक्टेड रे को, तब इमेज बन रहा है। तो ऐसा इमेज जो कि मिरर के पीछे बनता है और रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करने के बाद मिलता है, इस इमेज को बोलेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। एक टर्म है क्या, वर्चुअल। वर्चुअल का हिंदी मीनिंग है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और वैसा इमेज जो कि ओरिजिनली रिफ्लेक्टेड रे कट करने से मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये रे ऐसा नहीं होकर इधर आके इससे कट कर जाता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन होता, ये सरफेस कुछ जैसा बना हुआ होता कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इधर ना आके ये इधर चला जाता, तो इससे ये क्या होता, कट कर जाता, तो इमेज यहाँ बनता। जहां तो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा, तो ये देखिए मिरर के बाएं साइड बन रहा है, मतलब जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है उधर ही इमेज भी बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और जो मिरर के पीछे बनेगा और जो रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करने के बाद बनेगा, ओरिजिनली नहीं बनेगा, उसको जब पीछे खींचेंगे तब बनेगा, इसको बोलेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। फिर से उसका डिफरेंस देख के समझ लेते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। पहला, ये मिरर के आगे बनेगा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनेगा। रियल इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम लोग कोई स्क्रीन में नहीं ला सकते हैं, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ऐसे कुछ कुछ डिफरेंस है, उसको देखिए क्या है। ठीक, और इस केस में जो इमेज बना वो कैसा बना, आई कैसा इमेज है, रियल की वर्चुअल। तो आई चूंकि हम रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करने के बाद बनाए हैं, ओरिजिनली तो रिफ्लेक्टेड रे कट नहीं कर रहा था, जब उसको पीछे में लाए हैं और मिरर के पीछे बना है इमेज, तो इमेज कैसा है, ये इमेज है मेरा वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा है, इमेज है वर्चुअल इमेज। तो इन दिस डायग्राम द इमेज इज वर्चुअल इमेज। ये सब सारा आपका नोट्स में लिखा हो, उससे देख के लिखिएगा। इन दिस डायग्राम द इमेज इज वर्चुअल इमेज। अब दोनों का अंतर देखते हैं, रियल इमेज किसको बोलेंगे, वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे। देखिए देखिए रियल इमेज का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है आपको, कि ये रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे आएगा, मान लीजिए
ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है, दूसरा रे मान लीजिए ऐसे जाके ऐसे कट कर रही है, तो जहां पर ओरिजिनली दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगे वहीं पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और कौन सा इमेज, रियल इमेज। और अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को बैकट्रेस करने के बाद मिला पा रहे हैं, मतलब पीछे की ओर ले जाने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो पहला हुआ क्या कि a real image is formed due to actual intersection of reflected rays, और वर्चुअल इमेज में क्या हुआ, a virtual image is formed when the reflected rays meet if they are produced backward। मतलब अगर हम वर्चुअल इमेज, अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ले जाते हैं बैकट्रेस करने के बाद मिरर के पीछे, और वहां अगर इमेज बनेगा तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है कि इसका जो डिफरेंस है वो है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, can be obtained on screen, can be obtained on screen रियल इमेज को। लेकिन वर्चुअल इमेज को क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मतलब अगर कोई स्क्रीन रखा रहेगा तो हम उसमें वर्चुअल इमेज को नहीं दिखा सकते क्योंकि मिरर के पीछे बनेगा। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप बहुत सारे इमेज को पहचान के बोल सकते हैं, देख के बोल देंगे कि ये रियल है कि वर्चुअल है, आपको कोई रे देखने का जरूरत नहीं है, रे डायग्राम। तो उसको क्या है कि रियल इमेज जो है वो हमेशा आपका इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और वर्चुअल इमेज जो होगा आपका वो हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब है सीधा। तो रियल इमेज जो आपका बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। और वर्चुअल इमेज जो होगा हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि रियल इमेज मेरा जो ओरिजिनली रिफ्लेक्टेड रे है उन रिफ्लेक्टेड रे का और एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा कि रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बैक ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे, तब मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल इमेज मिरर के आगे बनता है, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता हुआ दिखता है। रियल इमेज चूंकि मिरर के आगे बनता है और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे से बनता है, इसलिए हम लोग इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरा या चौथा बोलिए, कि रियल इमेज आपका इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा बनता है, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो आपका सीधा बनता है। सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव मिरर के बारे में। कॉन्केव मिरर आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हम उसका आइडिया यूज कर रहे हैं जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े हैं कि कॉन्केव मिरर क्या है। तो इस टाइप के जो मिरर होते हैं उसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। कि सब आज ही पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर क्या है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए। तो कॉन्केव मिरर का हिंदी मतलब क्या है, अवतल दर्पण। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं कॉन्केव मिरर को, अवतल दर्पण। आज ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका थोड़ा कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं रियल इमेज वर्चुअल इमेज में। तो अगर मेरा कॉन्केव मिरर के सामने, मतलब अवतल दर्पण के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बहुत दूर, तो वो जो इमेज बनाएगा वो कैसा बनाएगा, रियल इमेज। और बहुत दूर को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूरी से। तो अगर कॉन्केव मिरर के सामने हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर में रखते हैं, बहुत दूर, तो वो जो इमेज बनाएगा, वो जो मेरा प्रतिबिंब बनाएगा, कौन, कॉन्केव मिरर, वो कहां बनाएगा, वो कैसा बनाएगा, वो रियल इमेज बनाएगा। और अगर हम मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो जो इमेज बनाएगा वो मेरा कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो रियल इमेज कहां मिल सकता है, तो अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने, और भी बहुत जगह मिलेगा, हम एक दो एग्जांपल दे रहे हैं अभी। अगर हम किसी कॉन्केव मिरर के सामने में, कॉन्केव मिरर के आगे मतलब बहुत दूर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, when the object is placed far beyond on a concave mirror, then the image formed is real image, and when an object is situated in front of a plane mirror, मतलब उसके जस्ट सामने रखा रहेगा प्लेन मिरर का, तो वहां जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव मिरर के बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो वहां जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज, और प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वर्चुअल इमेज सीधा होता है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज मेरा रिफ्लेक्शन जिधर होगा उधर ही बनता है, और वर्चुअल इमेज रिफ्लेक्शन के बैक साइड बनता है, मतलब जिधर कलर किया रहता है, शेडो रहता है मिरर के पीछे में, वहां बनेगा क्या, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, सीधा, ठीक। और रियल इमेज किससे बनता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका ओरिजिनली जो कट करता है उससे आपका रियल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है उसको जब हम बैक ट्रेस करेंगे तब जो इमेज बनेगा, जो मिरर के पीछे बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का हिंदी नाम है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और वर्चुअल इमेज का है आभासी प्रतिबिंब।
ये सब क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा रिवाइज करा दिए। ये सब सारा का नोट्स सब देख के लिख लीजिएगा। ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसके बाद देखिए क्या आता है। देखिए इसके बाद जो आपका टॉपिक है उसका नाम है प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होते हैं? तो मान लीजिए कोई ग्लास का प्लेट है, ऐसा ये कोई ग्लास प्लेट है मान लीजिए, जिसका आर बार हम देख सकते हैं। अगर इसका हम कोई एक सरफेस को, मान लीजिए दो सरफेस, एक आगे एक पीछे, पतला है बहुत पतला, अगर हम इसका कोई एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, मान लीजिए पीछे साइड हम पॉलिश कर दे रहे हैं, तो इसका आगे से चेहरा दिखेगा, तो ये प्लेन मिरर बन जाएगा। लेकिन ये सरफेस कैसा होना चाहिए? ये समतल होना चाहिए, सीधा ऐसा होना चाहिए, सीधा, ये मुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मुड़ा रहेगा तो उसको हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, जो इसके बाद पढ़ेंगे। आप लोग पहले पढ़े हैं कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, फिर से पढ़ेंगे। तो क्या करना है प्लेन मिरर बनाने के लिए? हमको पहले एक थीन ग्लास प्लेट लेना पड़ेगा और सीधा होना चाहिए ग्लास प्लेट, और उसका एक कोई एक सरफेस को पॉलिशिंग करना है, मतलब पेंटिंग करना है। तो जिधर पेंटिंग करेंगे उधर से हमको चेहरा नहीं दिखेगा, उधर पेंटिंग रहेगा, और उसके जस्ट आगे जो स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उससे हमको चेहरा दिखेगा। इसका देखिए प्लेन मिरर का डेफिनेशन। क्या है प्लेन मिरर? इट इज फॉर्म्ड, ये बनता है कैसे? बाय पॉलिशिंग और कलरिंग। मतलब मान लीजिए कोई हम सरफेस ऐसा ले रहे हैं, इसको अगर हम पॉलिश करेंगे या कलर करेंगे, मान लीजिए पीछे साइड हम ऐसे कलर करते हैं, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, कलर कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा प्लेन मिरर। तो इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलिशिंग और कलरिंग बाय एनी सरफेस ऑफ ए थिन ग्लास प्लेट। थिन ग्लास प्लेट में मान लीजिए बहुत पतला ग्लास प्लेट है, उसका दो सरफेस है, एक आगे एक पीछे, हम पीछे वाला सरफेस को कलरिंग करते हैं या पॉलिश करते हैं, तो ये मेरा कैसा बनेगा? ये मेरा प्लेन मिरर बन जाएगा। ठीक, अब कलर कैसे करेंगे उसका पढ़ेंगे जब हम लोग मिरर बनाने के बारे में पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, कि मिरर बनता कैसे है। लेकिन इसका अगर एक सरफेस को, अगर कोई थीन ग्लास प्लेट है, उसका कोई एक सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश या कलर करते हैं, तो उसका आगे से हमको क्या करता है? चेहरा दिखेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन मिरर। ठीक, इसका दो पार्ट है। ये पीछे वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? पॉलिशिंग सरफेस, पॉलिशिंग सरफेस, और आगे वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ऐसा डायग्राम जिसमें हम दिखाते हैं कि कोई डायग्राम बना दिए, उसका सरफेस को इंडिकेट कर दिए क्या है, कौन क्या सरफेस है, जैसे ये पॉलिशिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस टाइप का डायग्राम को बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके ऊपर में हेडिंग होगा क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सब सारा आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसकी चेहरा कहां से दिखेगा? इसके आगे से। ठीक, तो रियल इमेज कहां बनेगा? इसके आगे बनेगा। वर्चुअल इमेज कहां बनेगा? इसके पीछे बनेगा। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है? पॉलिशिंग सरफेस। ठीक, इसके बाद देखिए जो प्लेन मिरर है उसका क्या, उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा कैसा बनेगा प्लेन मिरर से, उस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। हालांकि ये सब क्लास 10 में था, 4-5 प्रॉपर्टी था, आप लोग कुछ जानते भी हैं। ठीक है, फिर भी एक बार समराइज कर लेते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उन प्रतिबिंबों के क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या गुण होंगे। कुछ 10 में पढ़े थे, कुछ अभी और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो फ्रेश पेज में लिखिएगा